बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSSP MS PCS कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। इससे पहले मैं 2 वीडियोस दे चुका हूं जिसमें मैं 2 एसेस आप लोगों को बयान कर चुका हूं। आज की वीडियो में हम एक और एसे एक्सप्लेन करेंगे जो कि ग्लोबल वार्मिंग पे होगी और इसको क्लाइमेट चेंज के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये कॉमन टॉपिक है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो सीनियर्स हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को रिकमेंड करते हैं कि आप ग्लोबल वार्मिंग पे ज़रूर कुछ नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि या तो ये ऐसे इस पे आती है या फिर इसके अलावा बाकी में भी जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें ये पूछा जाता है। दूसरी बात ये कि मैंने इससे पहले जो एसेस दी हैं, 2 एसेस मैंने दी हैं, आप लोग मेरे चैनल में जाके वो भी देख सकते हैं और बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के आखिर में वो 2 ऐसे दे दूंगा जो मैंने इससे पहले बनाई हैं, लेकिन आप लोग चैनल में भी जाके उनको देख सकते हैं। इस एसी की जो वर्ड्स है अगर हम उसको काउंट करना चाहें तो तकरीबन 12 to 1300 बन जाती है, और जो पेपर में वो मांगते हैं वो 2500 वर्ड्स तक मांगते हैं। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि मैंने कुछ वर्ड्स स्किप किए हैं इसमें, वो मैं ओरली बताऊंगा और जो मैं कहूँगा वो भी आप लोगों ने इंक्लूड करना है इसी में, अगर आप लोगों ने इसे लिखनी है तो। जैसे कि इस ऐसे में मैंने कुछ टर्म्स यूज़ किए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल और इसके अलावा ओजोन लेयर, लेकिन उनकी जो डिफिनीशन है वो मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखी है और उनकी एक्सप्लेनेशंस नहीं लिखी जो मैं ओरली आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों ने ऐसे में वो एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है, तो आप लोगों की ऐसे की जो वर्डिंग है वो पूरी हो जाएगी। दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों की वर्डिंग थोड़ी कम भी हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों की जो लैंग्वेज है, ग्रामर वगैरह और वोकेबलरी वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को जो मैं ओरली कहता हूँ वो भी आप लोगों को सुनना होगा, तभी आप लोग ये ऐसे जो है कंप्लीट आप इसको समझ पाएंगे। आगे मैं और भी ऐसे दूंगा, तो अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब किया और नोटिफिकेशन ऑन कर ली तो आप लोगों को वो इससे भी मिल जाएंगे और आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आउटलाइन में पहला आउटलाइन है व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा है काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी काजेज है? फैक्ट्रीज इन इंडस्ट्रीज, यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यूज़ ऑफ केमिकल्स, डिफॉरेस्टेशन, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। इफेक्ट्स में कौन कौन से हैं? इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, थॉइंग ग्लेशियर्स। तीसरा है राइज इन सी लेवल्स। चौथा है हरिकेन्स। पांचवा है प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। और चौथा जो हमारा आउटलाइन है वो है समिट्स, जिसमें पहला है अर्थ समिट 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, कोपेनहेगन समिट 2009 और चौथा है पेरिस समिट 2015। पांचवा जो आउटलाइन है वो सजेशंस हैं कि हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। पहला है रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल। ये आप इस तरह लेकिन ये मैंने यहाँ पे यूज़ का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। रिड्यूसिंग ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल, आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। दूसरा जो है दूसरी सजेशन जो है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। तीसरा जो है ज़ीरो कार्बन टेक्नोलॉजी। चौथा जो है ग्रोइंग मोर फॉरेस्ट। पांचवा जो है सोलर एंड जियोथर्मल एनर्जी। एंड लास्ट में कंक्लूजन। तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का जो डिफिनीशन है वो ये है कि जो ग्रेजुअली पूरी दुनिया के टेम्परेचर में जो इंक्रीज़ आ रही है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हम ग्रेजुअली बढ़ रहा है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस दुनिया की टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है वो है कुछ ऐसे गैसेस हैं जो कि हीट जो है उसको ट्रैप करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसे गैसेस हैं और वो हीट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देता है। इसमें जो सबसे पहले प्राइमरी जो फैक्टर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा जो मीथेन है वो भी कुछ एक्सटेंट तक ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़िम्मेदार है। ये किस से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन किस चीज़ से रिलीज़ होते हैं? ये फॉसिल फ्यूल से। जब हम फॉसिल फ्यूल जो है बर्न करते हैं, उनको जलाते हैं, ख़ासकर अगर कोयला जो है जब हम उसको जलाते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको चीफ कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो हीट है वो ट्रैप करता है। तो ग्लोबल वार्मिंग न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी के लिए बल्कि जानवरों की ज़िंदगी के लिए भी ये एक थ्रेट है।
अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन ने साइंसदानों को इकट्ठा किया ताकि जितने भी ग्लोबल वार्मिंग के से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सामने लाई जाएं और उनके मुताबिक काम किया जाए ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस किया जा सके और इसके इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सके। जो साइंटिस्ट का ग्रुप बनाया गया था उनको नाम दिया गया था इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC इसका एब्रीवेशन है। तो इसके जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके अगर हम लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स देखें तो इससे न सिर्फ एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है बल्कि ग्लेशियर्स और जो बाकी बर्फ़ है वो भी इससे पिघलती है, जिससे हरिकेन्स जिसको तूफ़ान जो हैं वो भी आते हैं, जो फ्लड्स हैं वो भी आते हैं। तो लॉन्ग टर्म जो इफ़ेक्ट हैं उसमें ये भी शामिल हैं। Global warming is the gradual warming of the lower layer of the Earth's lower atmosphere. The factors that contribute in it are primarily carbon dioxide and to a lesser extent methane. The burning of fossil fuel like coal produces carbon dioxide as byproduct, which is the chief contributor in global warming. It is a threat to the life of humans and animals. In order to gather all information about global warming, United Nations formed a group of scientists called the International Panel on Climate Change. The long-term effects of global warming is the change in the average temperature of the globe, which is called climate change. अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग की वजूहात क्या हैं, किस वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हो रही है? इसमें जो सबसे पहला है, जो चीफ रीज़न है, वो है इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ की वजह से दो ऐसे मेकेनिज़म्स हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ होती है। एक तो ये कि उनके बाज़ मशीन्स ऐसे होते हैं जिनके लिए पावर की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की पावर की? हीट पावर की। तो वो हीट वो किस चीज़ से प्रोड्यूस करते हैं? कोल से। ज़्यादातर वो कोल का इस्तेमाल करते हैं और कोल जो है वो उसकी बर्निंग से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। तो फैक्ट्रियों में मशीनों को चलाने के लिए जो फ्यूल को जलाया जाता है, ख़ासकर कोल को, तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है पैदा हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह नुकसानदेह है वो मैं बाद में बताऊंगा। कार्बन डाइऑक्साइड उससे जो पैदा होती है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग में। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की बात अगर हम करते हैं तो न ये सिर्फ इंडस्ट्रीज़ में बल्कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो जो कोल पे डिपेंड करते हैं कि वो अपने लिए जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो कोल की मदद से ही बनाते हैं। तो जाहिर है कि जब वो कोल को जलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा कोल की ज़रूरत पड़ती है उनको। वो बहुत ज़्यादा तादाद में कोल को जलाते हैं क्योंकि उनके पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और इसके अलावा सोलर या वाइंड टेक्नोलॉजी है, वो उससे यूटिलाइज़ नहीं कर पाती क्योंकि वो डेवलपिंग नेशंस है। डेवलपिंग नेशंस का मतलब ये है कि वो अभी डेवलप हो रहे हैं, उनके पास उनकी इकोनॉमी इतनी स्टेबल नहीं है कि वो जो हाई टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल कर सकें। इसलिए वो कोयले को ही इस्तेमाल करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जब कोयला जलता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड एक ह्यूज अमाउंट में पैदा होता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक थ्रेट है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड व्हीकल से, जो कार वगैरह गाड़ियां जो हैं, इनसे जो धुआं निकलता है उसमें भी एक लार्ज अमाउंट में, क्योंकि उसमें भी फ्यूल होता है, जब वो फ्यूल जलता है तो उससे ही वो जो धुआं है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वो एटमॉस्फेयर में फैल जाता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक रीज़न है। लास्ट में जो है डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जंगल की कटाई, आप जंगलात को ख़त्म कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा, अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ स्किप की है, मैंने सिर्फ डिफॉरेस्टेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जबकि डिफॉरेस्टेशन की डिफिनीशन भी हो सकती है कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, दरख्तों से ही हमें क्या मिलता है और दरख्त जो है क्या चीज़ जो है वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और जो ऑक्सीजन है उसको बाहर रिलीज़ करते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन से ये होगा कि जो दरख्त हैं, जो अमाउंट दरख्त एब्जॉर्ब करेंगी कार्बन डाइऑक्साइड की, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी और जो ऑक्सीजन हमें जंगलात से और पौधों से और दरख्तों से मिलती है वो हमें नहीं मिलेगी अगर डिफॉरेस्टेशन जो है वो इस तरह जारी रहा। आप देखते रहते हैं कि आजकल तो लॉज बन रहे हैं इस पे कि डिफॉरेस्टेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब तक इस मामले में किसी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी से लेकर नेशनल किसी भी रीजन में इस पे काम नहीं किया गया। तो डिफॉरेस्टेशन जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है।
There are some major causes that contribute in the global warming. The chief reason of the global warming is the dirt produced by the industries and the factories. Factories need large amount of fuels like coal for power and electricity required by the machines to work. The burning of these fuels produce large amount of carbon dioxide that traps the radioactive rays and warms the atmosphere. The developing nations generate electricity from the coal, which releases huge amount of carbon dioxide. The vehicle, especially old vehicles, also release carbon dioxide because of burning of fuels. Deforestation increases the amount of CO2 in air. अब मैं आप लोगों को वो मैकेनिज़्म बताता हूँ जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये रेज़ जो हैं ट्रैप करते हैं। सबसे पहले जो अल्ट्रावायलेट रेज़ आती हैं ऊपर से, उसको जो ओजोन लेयर है वो कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ अमाउंट में जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं वो ज़मीन तक पहुँच पाती हैं। अब जो रेज़ ज़मीन तक पहुँचती है वो ज़मीन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ज़मीन जो है जब इस पे वक्त गुजरता जाए तो ज़मीन ये रेज़ जो हैं इन्फ्रारेड रेज़ की सूरत में, इसको इन्फ्रारेड रेज़ कहते हैं, आप ये लिख सकते हैं जो मैंने स्किप किया है। इन्फ्रारेड रेज़ की सूरत में ज़मीन जो है वो रेज़ रिलीज़ करता है। वक्त के साथ थोड़ी देर के बाद जब वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अल्ट्रावायलेट रेज़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं ज़मीन, और फिर इन्फ्रारेड रेज़ की सूरत में इसे रिलीज़ करते हैं। ये जब इन्फ्रारेड रेज़ की सूरत में रिलीज़ होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करते हैं और ये ऊपर एटमॉस्फेयर में नहीं चले जाते। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कम हो, उसकी अमाउंट कम हो, तो ये जो इन्फ्रारेड रेज़ की सूरत में रेज़ निकल रहे हैं ज़मीन से, ये फिर एटमॉस्फेयर से ऊपर चले जाएंगे और फिर ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होंगे। लेकिन चूंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसकी अमाउंट ज़्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में, लोअर एटमॉस्फेयर में, इसी वजह से ये जो हीट इन्फ्रारेड रेज़ की सूरत में निकलता है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैप्चर करता है और एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है और उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के ज़राए जो है वो मैंने यहाँ पे बताए हैं कि वो किन वजह से एटमॉस्फेयर में उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, और उसकी अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है वो मैंने आप लोगों के लिए वो मैकेनिज़्म यहाँ पे बयान की है। तो इसी की वर्डिंग पूरी करने के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आप लोगों ने फिर इंक्लूड करनी होगी। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूटर गैस है वो है मीथेन। मीथेन किस चीज़ से आता है हमारे एटमॉस्फेयर में? ये लैंडफेल्स से। लैंडफेल्स का मतलब ये है कि जब आप कोई जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो आप बरी करते हैं ज़मीन में, उसको दफन करते हैं, तो उससे जो मीथेन है वो बन जाती है और वो कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग में। जब हम एग्रीकल्चर जो करते हैं तो उससे वो रिलीज़ हो जाती है और जो एटमॉस्फेयर है वो उसमें शामिल हो जाती है। इसके अलावा जो कम एक्सटेंट पे हैं वो है नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि फर्टिलाइज़र जो है उसकी वजह से शामिल होता है। गैसेस यूज फॉर रेफ्रिजरेशन, जो रेफ्रिजरेशन में गैसेस यूज़ होते हैं वो भी ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कम एक्सटेंट पे। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चीफ फैक्टर हैं ग्लोबल वार्मिंग में। एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस मैंने बयान किया आप लोगों को, इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र्स की हम बात करते हैं। ज़्यादातर जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन होता है, वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रिच होते हैं। ये फर्टिलाइज़र जब हम यूज़ करते हैं इन्हें एग्रीकल्चर में, तो फिर इनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो कि बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इन्फ्रारेड रेस ट्रैप करते हैं, वो उससे हीट बढ़ जाता है। इसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो भी बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप करता है। तो अगर सारा मसला जो है वो ट्रैपिंग की वजह से है। अगर हीट ट्रैप ना हो तो ये ऊपर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होगी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की तरह जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो भी ऐसे ट्रैप करता है। इसके अलावा केमिकल्स जो हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं वो उसकी रन ऑफ जो है वो चले जाते हैं समंदरों में और ओशियंस में, और वहाँ पे वो एक्वेटिक लाइफ के लिए ख़तरा बन जाता है। जबकि एक और चीज़ जो है ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जिक्र, इसके बारे में जो मैं ओरली कह रहा हूँ आप लोगों को इसे समझना होगा, और फिर आप लोगों ने इसके बारे में आप वर्डिंग जो है ज़्यादा लिख सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट भी है, इररिलेवेंट वर्डिंग नहीं होगी। क्योंकि ओजोन लेयर जो है ये एक लेयर है जो कि एटमॉस्फेयर से ज़रा ऊपर है। इस लेयर में
तकरीबन 50 किलोमीटर एबो है अर्थ सरफेस से, और ये लेयर O3 इसका फार्मूला है, इसको ओजोन लेयर कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिल के इसे बनाते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जो सन से जो रेज़ आते हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, उससे स्किन की बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, और इसके अलावा और भी वो नुकसानदेह हैं। तो वो जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ आती हैं वो ज़मीन तक नहीं पहुंचने देता। ओजोन लेयर का ये काम है कि वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ को एब्जॉर्ब करता है या फिर उसे वापस रिफ्लेक्ट करता है, वो वापस चले जाते हैं। अब मसला ये है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा मटेरियल है जिससे जो ओजोन लेयर है वो ख़त्म हो रहा है। कैसे ख़त्म हो रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब ऊपर चला जाता है तो उससे जो O3 है वो उसको तोड़ देता है और वो इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, जिससे जो ओजोन लेयर है वो ख़त्म हो रहा है। और जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा, कहते हैं कि एक होल सा पैदा हो गया है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि ओजोन लेयर ख़त्म हो रहा है। तो ओजोन लेयर जो है उससे जो रेज़ उनकी ख़ात्मे की वजह से जो रेज़ ज़मीन तक पहुंच रही है उससे भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि जो रेज़ उनको उसको रिफ्लेक्ट करने होते वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन लेयर जो है उसको परमिट कर रहा है और वो ज़मीन तक आ रही है वो रेज़। तो अगर ओजोन लेयर नहीं रहा तो फिर ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको रोकना भी नामुमकिन है। इसलिए ओजोन लेयर को सेव करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो कंपाउंड है उसको हमने लिमिटेड बनाना होगा। तो ओजोन लेयर जो है ये भी एक कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग में, जो इसका खात्मा हो रहा है। न सिर्फ ओजोन लेयर नहीं बल्कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का खात्मा जो है वो भी एक कंट्रीब्यूटर है। The other gases that contribute in the global warming are methane released from landfills and agriculture, nitrous oxide from fertilizer, gases used for refrigeration and industrial processes. Besides, the use of chemical fertilizers, including nitrogen-rich fertilizers, produce nitrogen oxide, which has the higher capacity of trapping the heat. Its runoff goes to the seas and oceans that creates dead zones in the oceans. Moreover, the hole producing in the ozone layer due to chlorofluorocarbon CFC is also the matter of concern related to global warming. The hole permits the ultraviolet rays to reach the earth easily and increase its average temperature. अब बात करते हैं साइंटिफिक कंसेंसस की। हमने आप लोगों को बताया कि किस तरह ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए सारे साइंटिस्ट हैं वो इस बात में मुत्तफिक हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी हम जो कर रहे हैं, जो हमने बयान किया, इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, व्हीकल, इन्हीं की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम इस दुनिया में नहीं रह सकेंगे। अगर हम इसमें फेल हो गए, इसके लिए कुछ हमने इक़दामात नहीं किए, तो फिर जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा 2 to 11.5 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट तक, जो कि दुनिया जो है उसमें एवरेज ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो इतना इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा सी लेवल जो है उनके बारे में ये प्रोजेक्ट किया गया है कि ये 7 से 23 इंचज़ तक ये इनमें इंक्रीज़ आ जाएगी, ये ऊपर आ जाएंगे। और यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखी है 7 and 23 इंचेस विदाउट द मेल्टिंग ऑफ ग्रीनलैंड एंड एंटार्क्टिका बाय द एंड ऑफ द सेंचुरीज। तो ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका की मेल्टिंग के बगैर अगर ये इनमें जो बर्फ़ है अगर वो भी मेल्ट हो गई तो फिर ये 7 and 23 इंचेस नहीं, बल्कि मैंने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा था कि 4 इंचेस और भी फिर जो सी लेवल हैं वो बढ़ सकते हैं, जिससे तूफ़ान आने का ख़तरा होगा। The scientific consensus on climate change is that human activity is very likely the cause for the rapid increase in global average temperature over the past several decades. Now the debate has largely shifted onto ways to reduce further human impact and to find ways to adapt to change that has already occurred. Otherwise, its severe effects will lead the world towards unlivable atmosphere. In case of failure, the global temperature will increase between 2 and 11.5 degrees Fahrenheit by the end of this century. इस सदी की बात हो रही है कि इसके एंड तक इतना टेम्परेचर बढ़ सकता है अगर हमने इक़दामात नहीं किए। Sea levels are projected to rise between 7 and 23 inches without the melting of Greenland and Antarctica by the end of this century. तो इस सेंचुरी के एंड तक अगर ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका भी मेल्ट, उधर जो बर्फ़ है वो भी मेल्ट हो गया, तो फिर जो सी लेवल है वो और भी बढ़ सकता है और भी तूफ़ान आने का ख़तरा होगा। इसके अलावा जो सी सरफेस पे टेम्परेचर है जब वो बढ़ जाता है तो फिर हरिकेन का भी मसला होता है। हरिकेन क्या होते हैं?
हरिकेन भी तूफ़ान होते हैं, लेकिन ये हवा के तूफ़ान होते हैं। जब हवा बहुत ही तेज़ 120 तक है, तकरीबन 120 से एबो जब हवा है वो चलती है तो उसको हरिकेन कहते हैं। और इस जो टेम्परेचर है अगर वो सी सरफेस पे इंक्रीज़ होता है तो उससे हरिकेन भी ज़्यादा आएंगे। इसके अलावा जो गर्म हवा है, जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ज़्यादा होगी, उसका जो असर है वो ज़मीन पे भी होगा। ज़मीन में जो डिकम्पोजिशन है वो ज़्यादा तेज़ी से अकर होने लगेगी, जो कि फर्टिलिटी को मुतासिर करेगी। अच्छा, इन चैलेंजेस से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में, जिसको अर्थ समिट 1992 कहते हैं। ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में पूछा भी जाता है, आप लोगों को याद रखना चाहिए, करंट अफेयर में ज़्यादातर पूछा जाता है। इसको अर्थ समिट कहते हैं, जो 1992 में हुई थी। इसमें तकरीबन ही एक्चुअली 172 गवर्नमेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जो हेड ऑफ स्टेट्स थे या हेड ऑफ गवर्नमेंट थे वो 108 थे। इसमें कुछ पॉइंट्स जो थे वो तय किए गए थे, जिसमें पहला पॉइंट हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे, बाकी अगले स्लाइड में मैंने लिखे हैं। पहला जो पॉइंट है वो ये था कि स्क्रूटनी होगी, जांच पड़ताल होगी प्रोडक्शन ऑफ पॉइजनियस वेस्ट एंड टॉक्सिक मटेरियल। वो मटेरियल जिससे एटमॉस्फेयर इफेक्ट हो रहा है, पॉइजनियस वेस्ट, टॉक्सिक मटेरियल्स हो गए, उनकी प्रोडक्शन की जांच पड़ताल होगी कि कौन कितना इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन से ममालिक से ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो इसकी पहला जो पॉइंट था वो यही था कि इसकी प्रोडक्शन के बारे में जांच पड़ताल की जाए कि कहाँ से ये ज़्यादा एटमॉस्फेयर को मुतासिर कर रहे हैं। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ लेते हैं कि बाकी जो अर्थ समिट 1992 है उसमें क्या कुछ था। The increase in sea surface temperature suggests an increase in hurricane strength in the North Atlantic. Higher air temperatures will also be felt in the soil, where warmer conditions are likely to speed the natural decomposition of organic matter and to increase the rates of other soil processes that affect fertility. To cope with these challenges, the United Nations Conference on Environment and Development was held in 1992, known as Earth Summit 1992. 172 governments participated in it, with 108 sending their head of state or government. The summit concluded with some points to be considered. पहला जो था, the scrutiny of pattern of production of poisonous waste and toxic materials. दूसरा, इसमें ये फैसला किया गया था इस अर्थ समिट 1992 में कि जो कोल के पावर प्लांट्स हैं, क्योंकि कोल जो है उससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती है, तो कोल के पावर प्लांट्स के लिए एक अल्टरनेटिव ढूंढा जाए कि कोल के पावर प्लांट्स को यूज़ न किया जाए। तीसरा जो इसका पॉइंट था वो ये था कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म तैयार किया जाए कि इससे जो व्हीकल है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग में, तो व्हीकल की कार्बन इमिशन को रिड्यूस किया जाए। वो बाद में कौन सी तरीके थे जो उन्होंने इख्तियार किए थे वो बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन इन तीन बातों पे जो मेजर जो उन्होंने 3 पॉइंट्स थे वहाँ पे वो मैंने यहाँ पे बयान की हैं। पहले ये कि जो वेस्ट जो वेस्ट मटेरियल जो रिलीज़ हो रही है, जो वेस्ट मटेरियल जो ज़्यादा जो नेशन इसको ग्लोबल वार्मिंग की ज़्यादा जिम्मेदार है जो नेशन, उनकी जांच पड़ताल की जाए। दूसरी बात यह कि कोल पावर प्लांट जो है वो ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, इसके लिए अल्टरनेटिव ढूंढा जाए। और तीसरा जो है वो व्हीकल से जो इमिशन हो रही है उसको किस तरह रिड्यूस करेंगे, उसके बारे में कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस से फ़ायदा ये हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसको एडॉप्ट किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल में 3 मैकेनिज़्म थे जिनमें कहा गया था, ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा इसलिए आप इसको गौर से सुने। उसके मैकेनिज़्म में ये था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनकी इकोनॉमी स्टेबल है, वो जो कार्बन इमिशन है उसको रिड्यूस करेंगे और उसके लिए अपना उनको एक डेडलाइन दी गई और ये कहा गया कि आपने इस हद तक इतना इसको रिड्यूस करना है। दूसरी बात जो उसमें कही गई वो ये थी कि जो इसमें पॉइंट्स मिलने थी कि जो जितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को रिड्यूस करेगा उसको इतने पॉइंट मिलेगी। और इस पॉइंट में ये भी शामिल था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अगर आप उनमें अवेयरनेस के लिए, लोगों में अवेयरनेस के लिए अगर आप सेमिनार्स करते हैं तो उसकी भी आपके पॉइंट्स मिलेंगे। यानी कि जो डेवलपिंग नेशंस है, अगर उसमें किसी को ये नहीं पता कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो आप लोगों ने सेमिनार करने हैं और उसको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे ये नुकसान हो रहा है। तो अगर आप उसके अखराजात, उस सेमिनार के आप अखराजात
बात जो है वो कबूल करते हैं और इसके अलावा आप उसको अरेंज करते हैं तो फिर उसकी भी आपको पॉइंट्स मिलने थे। तो सारे डेवलप्ड नेशंस से यही कहा गया कि आप लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट करना है। एक तो आपने अपने मुल्क में जो आप कार्बन इमिशन कर रहे हैं वो ख़त्म करना है या कम करना है। दूसरा ये कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है आपने उसमें लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है कि किस तरह हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग कितना बड़ा ख़तरा है। तो इससे पॉइंट्स मिलने थे और इसी को क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 में क्योटो जापान का जो शहर है क्योटो में, उसमें इसको इनिशियली अडॉप्ट किया गया। लेकिन जब ये फोर्स में आया तो यही मसला है कि फोर्स में ये फिर 2005 में इसको इन्फोर्स किया गया 16 फरवरी 2005 को। यही मसला था कि जो आजकल लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की तरफ तवज्जो नहीं दी गई, तो 1997 में इसको इनिशिएट किया गया और 2005 में इसको फिर इम्प्लीमेंट किया गया। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो मेन मकसद था वो यही था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी कंसंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में कम किया जाए, इतना कम किया जाए कि वो हमारे लिए मसला पैदा न कर सके। तो दूसरा पॉइंट जो है द रिप्लेसमेंट ऑफ कोल कंज्यूमिंग पावर प्लांट्स विद एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम, द सिस्टम टू रिड्यूस व्हीकल इमिशन। द समिट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल. The Kyoto Protocol is the protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change aimed at fighting global warming. It was initially adopted on 11 December 1997 in Kyoto, Japan, and entered into force on 16 February 2005. It is an international environmental treaty with the goal of achieving stabilization of greenhouse gas concentration in the atmosphere at the level that would prevent dangerous एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए जो दूसरा कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 2009 में हुआ था डेनमार्क में, कोपेनहेगन में। तो इसमें क्या कहा गया था, इसमें वही बात दोहराई गई थी कि जो डेवलप्ड नेशन है उनको ये कमिटमेंट करनी चाहिए कि वो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं उनको कम करें, जबकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उन पे जोर दिया गया था कि आपने किस तरह ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो कम कर सकते हैं। उन पे ये छोड़ा गया था कि आप लोग रिपोर्ट बनाएं और 31 जनवरी 2010 तक यूएन को वो रिपोर्ट सबमिट करें। और उसके लिए जो क्योटो प्रोटोकॉल में कहा गया था उसमें ज़्यादा जोर नहीं दिया गया था, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में ये इस बात पे ज़्यादा जोर दिया गया कि जो पुअर नेशन है उनके लिए उनको पैसे दिए जाएंगे और उनको जो इमिशन है, कार्बन इमिशन सोर्सेज हैं वो ख़त्म करने होंगे। जबकि ये कोपेनहेगन जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कोपेनहेगन में, उसमें ये बात की गई कि जो पुअर नेशन है उन्होंने अपने जो पावर प्लांट्स हैं जो ज़्यादा इमिशन प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए एक कंपनसेशन सा रखा गया कि आप लोगों ने वो सोर्सेज ख़त्म करने हैं और इसके लिए कंपनसेशन होगी। जो तीसरी बड़ी कोशिश थी जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए की गई वो थी पेरिस समिट 2015 में। इस इशू को हैंडल करने के लिए पेरिस समिट में भी यही जो बातें थी ये दोहराई गई, लेकिन ज़रूरत थी इनकी इम्प्लीमेंटेशन की जो कि सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट न की जा सकी। इसीलिए आज हमको जो क्लाइमेट चेंज है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसका सामना करना पड़ रहा है। इन 2009 द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन कोपेनहेगन, डेनमार्क. It was agreed in the conference that developed countries must make commitments to reduce greenhouse gas emissions, and developing countries must report their plans to curb greenhouse gas emissions to the UN by 31 January 2010. The poor nations must abandon their greenhouse emission sources, and for that the poor nations had to get the compensation. The Paris Summit took place to tackle the issue in 2015, but the implementation of the above discussed agreements need focus on priority basis. अब हम रिकमेंडेशंस पढ़ लेते हैं कि किस तरह हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि फॉसिल फ्यूल की जो बर्निंग है उसको कम करें, और इसके लिए पहली वजह जो है वो है पावर प्लांट्स, जो कोल पावर प्लांट्स हैं। तो जो पुराने और जो ज़्यादा कार्बन इमिशन वाले पावर प्लांट्स हैं उनको बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये एकदम बंद नहीं हो सकती, इसलिए इनको फेजेस में बंद कर देना चाहिए। जबकि जो नए बनने वाले हैं, जो कोल बर्निंग पावर प्लांट्स हैं जो नए बनेंगे उनको अवॉइड करना चाहिए, उन पे पाबंदी लगानी चाहिए कि और जो कोल बर्निंग पावर प्लांट्स हैं उनको नहीं बनाया जाए, और जो अभी मौजूद हैं उनको फेजेस में डिवाइड करके बंद कर दिया जाए।
एक और फैक्ट ये है कि जो ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन है और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर से मैंने आप लोगों को इससे पहले बयान किया कि किस तरह जो एग्रीकल्चर है उससे जो इमिशन है वो गैस उससे प्रोड्यूस होते हैं और वो हीट ट्रैप करते हैं। तो 30% जो वर्ल्ड हीट ट्रैपिंग इमिशन है, 30% वर्ल्ड हीट ट्रैपिंग इमिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन और जो एग्रीकल्चर इमिशंस हैं, जो गैसेज एग्रीकल्चर से इमिट होती हैं, उसी से ये जो 30% हीट है ये वही ट्रैप करते हैं। तो इससे बचने के लिए जो 30% गैसेज ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि हम दरख्त ज़्यादा हो गए और डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड करें। डिफॉरेस्टेशन पे लाज बनानी चाहिए। आजकल इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इवन पाकिस्तान में भी आप लोग आप देख रहे हैं कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान और इसके अलावा जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी एक इनिशिएटिव लिया था, बाकी वर्ल्ड में भी हो रही है। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिकल ज़रूरत है कि जो दरख्त है वो बढ़ाए जाए। इसके अलावा अगर हम एनर्जी की बात करें, चूँकि कोल से एनर्जी पैदा हो रही है, तो एनर्जी जनरेशन के लिए अल्टरनेटिव रास्ते मौजूद हैं। अगर कोई डेवलप्ड नेशन है तो उनके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है वो कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स महंगे हैं। तो इसलिए जो डेवलपिंग नेशन है वो तो नहीं कर सकते इसको यूज़, लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है उनको चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूज़ करें, ताकि जो कार्बन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए इसके साथ एक मसला ये है कि ये थ्रेट है, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो इससे बहुत तबाही भी हो सकती है, क्योंकि ये डेंजरस है। लेकिन पूरे अगर सेफ जोन में इसको किया जाए तो फिर इससे ये ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। लेकिन जो डेवलपिंग नेशन है वो वाइंड एनर्जी और सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं बआसानी। तो जो डेवलपिंग नेशन है उनकी पे पाबंदी लगानी चाहिए कोल पे, या फिर उनके लिए एक हद रखनी चाहिए कि कितने हद तक वो कोल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनको इस बात पे जोर देना चाहिए कि वाइंड और सोलर एनर्जी जो है उसको यूज़ किया जा सके, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। इन ऑर्डर टू टेकल ग्लोबल वार्मिंग द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल मस्ट बी रिड्यूस्ड, एंड फॉर दैट not building any new coal burning power plants, initiating a phased shutdown of coal plants starting with the oldest and dirtiest. As we know that tropical deforestation and emissions from agriculture represent nearly 30% of the world's heat trapping emissions, the forest degradation and deforestation must be avoided. Furthermore, for energy generation, the alternative must be used, as it can be generated through wind, solar and nuclear power plants that are environmental friendly systems to generate required energy. इसके अलावा जो रिकमेंडेशन में टॉप पे होना चाहिए वो है कि जो रिच ममालिक हैं उनको चाहिए कि वो पुअर ममालिक को पैसे दें और पुअर ममालिक से ये डिमांड करें कि आप लोग जो पावर प्लांट्स चला रहे हैं जिससे कार्बन बहुत ज़्यादा इमिट होती है उनको बंद करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि नहीं हो रहा। क्योटो प्रोटोकॉल में भी यही था, कोपेनहेगन में भी यही था। इसके अलावा बाकी जितनी भी इसके अलावा भी कुछ समिट हुए हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि एनवायरमेंटल जो समिट है वो बहुत ज़्यादा हुए हैं, जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए। जो इंपॉर्टेंट 3 थे वो मैंने इंक्लूड किए हैं, बाकी आप सर्च करें। ये जो ग्लोबल वार्मिंग की जो ऐसे हैं इसको आप जितना भी 2500 कम है, इससे आप जितना भी लेंथी लिख सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं, इसीलिए कि इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप लोगों ने ख़ास पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि पेपर में इतना टाइम भी नहीं होता। आपको ग्रामर का ख्याल भी रखना पड़ता है, वोकेबलरी का ख्याल भी रखना पड़ता है, और इररिलेवेंट चीज़ें भी नहीं उसमें ऐड करनी होती, तो उतना ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता। लेकिन कुछ और जो समिट्स हैं वो अगर आप लोग इंक्लूड करना चाहें तो आप सर्च करें, इंक्लूड कर सकते हैं। तो बाकी समिट्स में भी ये कहा गया है कि जो रिच कंट्रीज़ हैं उनको चाहिए कि पुअर कंट्रीज़ को पैसे दें, ताकि वो पावर प्लांट्स बंद कर दें जिनसे कार्बन इमिट हो रही है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की, क्योंकि व्हीकल से भी बहुत ज़्यादा जो कार्बन है वो इमिट होती है। तो इसके लिए उसको चाहिए कि लो कार्बन फ्यूल्स इस्तेमाल किया जाए, जिसमें कार्बन की मकदार कम हो, उसको इस्तेमाल किया जाए, जिसको ज़ीरो कार्बन टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इसके अलावा ओल्ड व्हीकल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ये मसला पैदा करते हैं कि उनसे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती है। तो ये इससे भी ख़त्म किया जा सकता है कि पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा मैकेनिज़्म हो कि जितनी भी जो ओल्ड व्हीकल्स हैं उनको न्यू से रिप्लेस किया जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन कम हो जाएगी। इसके अलावा आजकल आप देख रहे हैं कि जो सोलर एनर्जी हैं
उसको व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस पे एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड रिसर्च होनी चाहिए कि अगर ऐसा हो सका कि जो बड़ी गाड़ियां हैं अगर उनको भी सोलर एनर्जी से अगर हम रन कर सकते हैं तो ये तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो जाएगी ये व्हीकल्स। तो उसके लिए एक रिसर्च की ज़रूरत है और स्ट्रगल के लिए ज़रूरत है इसके लिए। जियो थर्मल एनर्जी का रिकमेंडेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। जियो थर्मल एनर्जी एक्चुअली क्या है, जियो की मानी ज़मीन, थर्मल जो है वो हीट, तो ज़मीन के अंदर भी हीट है। जैसे कि आप लोग देखते हैं जो आतिशफ़शां है वो इसका एक एग्ज़ाम्पल है कि जो ज़मीन के नीचे हीट है अगर ये ऊपर आता है तो फिर हम इसको लावा कहते हैं, जबकि अगर ये ज़मीन के नीचे हो तो इसको माग्मा कहा जाता है। तो माग्मा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, लेकिन इसके लिए न्यू टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो हमें चाहिए कि हम जियोथर्मल एनर्जी को न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए बल्कि कुकिंग पर्पसेस के लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक मेकनिज़म बनानी पड़ेगी। इससे पहले इसको इस्तेमाल किया जा चुका है। जियोथर्मल एनर्जी को अगर हम यूज़ करेंगे तो इससे वो कार्बन इमिट नहीं होगी जो हम गैसेस जला के उससे जो इमिट होती है, या फिर जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं उससे आग जलाते हैं तो उससे न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाती है बल्कि जो दरख्त हैं उनके काटने से ऑक्सीजन की मिकदार में भी कमी आ जाती है। तो जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो किसी हद तक ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट में जो कंक्लूजन है उसको उर्दू में बयान करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। इन फैक्ट ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ सीरियस थ्रेट टू द वर्ल्ड, but it can be reduced to the safe level if the guidelines given by the UN agreements are implemented successfully. One can expect the world a safe haven only if international community acknowledge the danger of carbon emission and adopt the ways to reduce it. तो दोस्तों ये थी आज की ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोबारा इस वीडियो को देखें क्योंकि इसमें मैंने जो ओरली बयान किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास आपके फेसबुक फ्रेंड जो है उसमें CSS के एक्सपीरियंस हैं तो आप शेयर करें। इसके अलावा लाइक भी किया करें वीडियो को, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं कर रहा हूँ वो इन लोगों को पसंद आ रहा है। और इसके अलावा दोबारा आप इसको देखें और वीडियो जो है उसको पूरी देखा करें, क्योंकि मैं ओरली कुछ टर्म्स ऐसे बयान करता हूँ जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी होती। तो इंशाल्लाह आगे भी मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।